शिज़ोफ्रेनिया में हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम स्प्लिट पर्सनालिटी। हार क्या है? मैं कहा नाना जब हम ना जीत पाए तो हार है। कहते बेटा जब हम जीत के आते हैं जो गले में पड़ता है उसे हार कहते हैं। आजकल हम दुनिया में गुरु घंटाल ज्यादा है, तो गुरु और गुरु घंटाल के अंदर डिफरेंशिएशन आना चाहिए इंसान को। तो आप चेहरे में और आंखों में आप तालमेल देखिए। अगर चेहरा और आंखें इन सिंक हैं, आपस में कोई तालमेल है तो ही बढ़िया है। अदरवाइज क्या होगा, इंसान नौटंकी करता है। That's where I say कि mentally weak रहते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मेडिसिन ने मना कर दिया तो कोई जिंदगी का ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान कहीं और है। भगवान ने अपना जीवन बनाया और आपका शरीर में भगवान है, कण कण में भगवान है। आप अपने सिस्टम पे बिलीव ना करके एक मेडिसिन में बिलीव कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी है। और जो आपको कह रहा है कि इसको नहीं खाया तो मर जाओगे, आप आज तक नहीं मरे। शिव कैलाशो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरन। शिव कैलाशो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरन। तेरी कैलाशों का अंत न पाया, तेरी कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। हो भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरन, शंकर संकट हरन। ओम नमः शिवाय। आज हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज फिर से हैं। नमस्कार सर। हर हर महादेव। वेलकम अगेन। अपनी रीत के अनुसार एक बार गायत्री पाठ करते हैं। महादेव है तो गायत्री पाठ तो होगी सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। वेलकम सिद्धार्थ सर, एक बार फिर से IRF पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे महादेव के बारे में, शिवरात्रि के बारे में, शिव पार्वती, शिव शक्ति, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है, लेकिन उससे पहले मैं एक अपना डाउट क्लियर करना चाहूँगी। देयर इज़ अ मेंटल इलनेस कॉल्ड शिज़ोफ्रेनिया, जिनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन से रिलेटेड है। मुझे ये डाउट है क्योंकि इनके सिम्टम्स मोस्टली ऐसे होते हैं कि दे आर एबल टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड ये भी ऑब्जर्व किया गया कि उनके कुछ गाइडेंस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सही होते हैं और बहुत ही वैल्यूबल होते हैं। हाउएवर इन मेडिकल साइंस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मेंटल इलनेस। तो मुझे एक बार आप इसके बारे में बताएंगे, व्हाट इज शिज़ोफ्रेनिया? शिज़ोफ्रेनिया में हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम स्प्लिट पर्सनालिटी, या एक हम स्टेटमेंट कहते हैं DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने बहुव्यक्तित्व, बहुत सारी पर्सनैलिटीज एग्जिबिट करता है। मैं बचपन से हमें अपब्रिंगिंग के अंदर ना कई सारे नोशंस डाले जाते हैं हमारे अंदर, और हम उन नोशन के आधार पर अपने आप को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में विजुलाइज करते हैं। एक बच्चे को कभी माँ कहती है तू शेर सा बहादुर है, बाप कहता है तू एक
बहुत बढ़िया पे खिलाड़ी है, बहन कहती है कि तू मेरा रक्षक है, बड़ा भाई कहता है तू मेरे सामने बहुत छोटा बच्चा है। मैं खाली एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे दिमाग के अंदर हमें कई सारे नोशंस भर दिए जाते हैं और हम उन नोशन के आधार पर अपनी एक मेंटल इमेज बना लेते हैं। शिज़ोफ्रेनिया मैम मेडिकल में एक कंडीशन है जिसके लिए हम मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम भी कहते हैं इसे, और एक कहते हैं DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। हमारी ना बचपन से कई सारी पर्सनालिटी बन जाती हैं, कभी हमारे परिवार के कारण से, कभी समाज के कारण से। हम हर जगह पर अपना एक उत्तर देने का प्रयास करते हैं, रिएक्शन देने का प्रयास करते हैं, और जब हम फिजिकली वो रिएक्शन नहीं दे पाते तो हमारा दिमाग कई बार डिफरेंट आइडेंटिटी बनाकर उस आंसर को देने का, रिएक्शन दिखाने का प्रयास करता है। तो जो शिज़ोफ्रेनिया है एक्चुअली वो एक रिएक्शन है। हमारा अंदर का अस्तित्व चाहता है रिएक्ट करना और किसी प्रकार से आंसर देना। जब हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते तो उसे शिज़ोफ्रेनिया का रूप कहा जाता है। हालांकि इसकी बहुत डेफिनेशंस हैं। राइट। इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं कि शिज़ोफ्रेनिया किस कारण से होता है, ये कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पूरी इसकी गाइडलाइन नहीं है कि ऐसे ही होगा तो शिज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। हमने कितने ही केस डील करे हैं, हमने कितने केस देखे हैं जहां पर इसके n नंबर ऑफ रीजन समझ में आए हैं। मुझे याद है एक बार आपके पास ऐसा हुआ था कि बैक टू बैक शिज़ोफ्रेनिया के केसेस आ रहे थे, ऑलमोस्ट आई थिंक 50s 100s में होंगे। मैम मेरे पास आज भी शिज़ोफ्रेनिया केसेस आते हैं और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ब्लैक मैजिक है या शिज़ोफ्रेनिया है। राइट, मेरा यही क्वेश्चन है कि इज दिस समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी? जी मैम। क्योंकि सिम्टम सबका एक है कि वो एक एनर्जी टॉक करते हैं। मैम क्या होता है, घर में पितृदोष होगा, घर में कोई डार्क एनर्जी एंटिटी होगी, घर में किसी पर कोई तंत्र करा होगा, ये अलग अलग केसेस हैं सारे। घर में शिज़ोफ्रेनिया होगा, सिम्टम्स एक जैसे आ सकते हैं। कई बार इनकी ऑरा स्कैनिंग से जो हम एनर्जी स्कैन करते हैं, कई बार एनर्जी मार्कर सेम होते हैं। हमने कई बार शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी चेक करी, स्प्लिट पर्सनालिटी की एनर्जी स्कैन करी, और हमने जब किसी पर तंत्र की एनर्जी स्कैन करी वहां पर सिमिलर एनर्जी मार्कर्स मिले। हम जैसे किसी का ऑरा स्कैन करते हैं, मशीन से करें, फिजिकली करें, उनके अंदर एक लेयरिंग मिलती है। इन दोनों में ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं मिला हमें। जैसे घर में कहीं कोई कुछ चीज़ गाड़ दे तंत्र करके, किसी इंसान पर इम्पैक्ट हो, घर में वास्तु की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो भी हमने देखा कि कुछ सिमिलर कंडीशन मिलते हैं। शिज़ोफ्रेनिया बेसिकली क्या है कि एनर्जी डिस्टर्बमेंट है, उसके बाद मेंटल डिस्टर्बमेंट है। इंसान को अपने अंदर, मैंने कई बार सुना कि कई अनुभूतियां फील होती हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो इंसान नॉर्मल है या नॉर्मल से कहीं आगे निकल चुका है। क्या वो इंसान बीमार है या वो हम सबसे ज़्यादा सुपर एबल हो चुका है, इसका कोई मार्क तय नहीं कर पाता। और मैम दिक्कत क्या होती है कि एक कैरेक्टर इतना एग्रीवेट हो जाता है कि हम उसमें खोकर रह जाते हैं। इंसान परेशान होकर कह रहा है कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, उसकी जो सेंसेस हैं अब वो उसे वो सुपर नेचुरल सुना रही हैं, भौतिक और पराभौतिक सुना रही हैं, या उसे हेलुसिनेशन हो रही हैं। अब मैम मान लीजिए कि मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है। अब ये तो मेरी आंखें तय कर पाएंगे ना कि मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। कहीं किसी मेडिकल पैरामीटर में कहीं इसकी स्कैनिंग तो नहीं हो सकती ना। कई बार लोग स्कैन कर सकते हैं, बट ये कैसे कोई जान पाएगा कि सच है झूठ है। अब मैं मान लीजिए कहीं एनर्जी स्कैन कर रहा हूं, ऑरा स्कैन कर रहा हूं, ये मेरी एबिलिटी तो मेरे द्वारा ही नरेट होगी ना। अब किसी का माइंड कुछ देख पा रहा है, सत्य है या भ्रम है, ये जानना तो बहुत मुश्किल है। पर इसमें ये भी तो एक बात होती है, जैसे वी आर एनर्जी चैनलाइज्ड, हमें प्रॉपर अट्यूनमेंट मिला है, बैलेंसिंग टेक्निक्स बताई गई है, वी आर एबल टू बैलेंस आवर एनर्जी। जो भी गाइडेंस हमें रिसीव होती है, वी नो हाउ टू चैनलाइज इट। ऐसा भी तो हो सकता है जिनको शिज़ोफ्रेनिया होता है उनके साथ एनर्जी इम्बैलेंसमेंट हो रही हो, या एनर्जी उनके पास बाय नेचर आ रही है बट दे आर नॉट एबल टू बैलेंस इट, वो कोप अप नहीं कर पा रहे, दैट इज वाई वो हमारी तरह बिहेव नहीं करते। मैम एक साधक के पास में ना एनर्जी अगर ज्यादा मिल जाए तो हम भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। राइट। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास हाई एनर्जी आ जाए और वो उस एनर्जी को बैलेंस कर पाए। एक हम कहते हैं आज तक का सबसे बड़ा परम ज्ञानी रावण,
उसके पास ज्ञान की ऊर्जा ज़्यादा हो गई थी, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया। अब रावण को शिज़ोफ्रेनिया था, रावण स्प्लिट पर्सनैलिटी था, रावण के 10 सिर थे, परम ज्ञानी ही परम भ्रमित हो सकता है। हम ऐसे इवेंट देखते हैं, इंस्टेंस देखते हैं जहाँ पर इंसान के अंदर भाव था, ज्ञान था, ज्ञाता था, पर फिर भी गलती करता गया। शिज़ोफ्रेनिया के अंदर मैंने कई बार क्लाइंट से बात करी, एक बार तो मुझे ऐसा चौंकाने वाला इंस्टेंस मिला कि उसे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं और उसने प्रिडिक्शन शुरू कर दी। राइट। और हमें पहले स्टार्टिंग में लगा कि शायद वो ऐसे ही कोई एजम्पशन कर रहा है, डिल्यूजन में। अब मैम डिल्यूजन है या इंट्यूशन है, इल्यूजन है या इंट्यूशन है, ये बड़ी पतली रेखा है। उसने जितनी बातें बताई सारी सही होनी शुरू हो गई। अब कौन बताए कि शिज़ोफ्रेनिया में भ्रमित हो रहा है इंसान, या उसकी सेंसेस एक बहुत हाइपर लेवल पे खुल चुकी है? यही मेरा क्वेश्चन है कि क्या है शिज़ोफ्रेनिया, क्योंकि मैंने भी ऐसे काफ़ी लोगों से मतलब बातें की है और उनके वो दे हैव बीन इनटू शिज़ोफ्रेनिया, ऑल्दो मेडिसिन के इफेक्ट में अभी वो थोड़े कंट्रोल्ड है, बट दे स्टिल टॉक अबाउट कि वो क्या फील करते थे। They used to feel like they are very close to God. ये एक मेंटल कंडीशन है, राइट। इसे डिसीज या डिसऑर्डर में काउंट करा जाता है, बट एक मेंटल कंडीशनिंग से स्टार्ट होता है ये। इसके एक्चुअली हम मेंटल कंडीशनिंग में ही काउंट करते हैं इसे, और इस पे काम करने के लिए हमें पर्सनालिटी को खोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। हम डीप ट्रांस में लेके जाते हैं इंसान को, हिप्नोसिस में लेके जाते हैं, वहाँ उससे बात करते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर होता है किसी चीज़ से, हम उसका ट्रिगर ढूंढते हैं। मैम क्या होता है कि जब इंसान की मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जितने साधक हैं, जितने ध्यान करने वाले लोग हैं, जितने हीलर्स हैं, हमारी मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं। हम साधना में जाते हैं, हम ट्रांस में जाते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम किसी और रूप में चले जाते हैं। हम अपने आप को बैलेंस करते हैं, हमें पता है कि ये हमारा वो रूप है और ये हमारा ये एक्चुअली क्या होता है, जहां तक जाना है उसके बाद वापस भी आना, वापस आ सकते हैं। जब मेडिटेशन में जाते हैं तो हम ट्रांस ट्रेवल करते हैं। राइट। अगर हम वापस ना आ पाए तो हमारा भी आइडेंटिटी एग्जैक्टली मेरा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो शिज़ोफ्रेनिया में या फिर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, इसमें सब में एक ही चीज आती है कि वो चले तो जाते हैं दूसरी दुनिया में, पर वो वापस नहीं आ पाते। एक्चुअली वो स्प्लिट बहुत जल्दी होता है। राइट। वो आपके कंट्रोल से बाहर चलाता है स्प्लिट। दे सम काइंड ऑफ इम्बैलेंसमेंट, वहां पे बैलेंस नहीं हो पाती चीजें वहां। और अगर हम उस शिफ्ट को कंट्रोल कर लें तो हम साधक हैं। अगर मैं कहूं किसी से कि थर्ड आई पे मेडिटेशन करना शुरू कर दे, डेफिनेटली ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान अपना सीवियर हेडेक कर सकता है, अपना माइग्रेन कर सकता है, ब्रेन ट्यूमर तक कर सकता है। मैंने कई साधकों की दिमाग की नस फटते हुए देखी है कि साधना में इतने चले गए कि दिमाग की नस फट गई। और हम एक दो नहीं, हमारे पास कितने ही केसेस आए हुए हैं। मेरे पास तो आप लगभग लगाइए 100 से ऊपर गिनती है इस चीज़ों की कि साधक की मृत्यु हुई, कैंसर हुआ बॉडी में साधना करते करते, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई हो जाती है एक लेवल के बाद में इंसान के आवेश में नहीं रहती, वो इंसान के भावनाओं में नहीं रहती वो। आप अपने कंट्रोल से नहीं चैनलाइज करते, एनर्जी आपको चैनलाइज करती है। इस कंडीशन में इंसान बहुत परेशान हो सकता है। और मैम ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती हो। ये अगर आप मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो 90% पॉपुलेशन या इवन को 95% पॉपुलेशन को कोई ना कोई दिक्कत है। पर हम अपने स्प्लिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। सोसाइटी के अंदर हम खड़े होते हैं, हम अपना एक भाव व्यक्त करना चाहते हैं। मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, मैं अगर उसे बोल दूं कि मुझे अच्छा नहीं लगता तो मेरा उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। हम अपने फायदे के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व दिखाते हैं। जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं समझता हूँ इस फील्ड को, अपने फायदे के लिए या दूसरे हर्ट ना हो इसके लिए, दोनों तरीके से, जितना मेरी समझ में आया आज तक, मैं बहुत कम, आपको पता है, रेगुलेट करता हूँ अपने विचारों को। मैं एज इट इज प्रेजेंट कर देता हूँ। और इस कारण से काफी लोग दुखी हो जाते हैं कि इसने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया। हालांकि बाद में कांटेक्ट करते हैं कि आपने सही बोला था, और आप खुद भी जानती हैं कितने लोगों ने हमें बाद में कांटेक्ट करा दोबारा से कि सर आपकी जो गाइडेंस थी वो बहुत सही थी, हम लोग उसे नहीं समझ पाए उस टाइम, या ले नहीं पाए सही तरीके से। पर हम एक्चुअली में क्या है कि मुझे अगर साधना में उतरना है तो मुझे अपनी व्यक्तित्व को ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए, और वैसे ही एक्सप्रेस करना चाहिए जितना मैं कर सकूँ। तो पूरा तो नहीं कर पाते फॉर श्योर, पर हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। नहीं तो हमारे से बड़ा स्प्लिट किस में आएगा? करेक्ट। हम तो पूरे स्प्लिट में ही खड़े होते हैं। आम जिंदगी में तो हमारी एग्जैक्टली स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाएगी अगर हम अब उसको एक्सप्रेस ना करें। तो हमें कोशिश करना पड़ता है कि हम मिनिमम झूठ बोलें, मैक्सिमम सच बोलें। पर जब आप साधना की तरफ जाना शुरू करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। मैम यही होता है कि साधना में आकर ना आप द्वंद्व में नहीं रह सकते। या तो द्वंद्व में रहें तो मिनिमम द्वंद्व हो आपके अंदर, डुअलिटी हो तो मिनिमाइज्ड हो।
एक लिमिट से ऊपर अगर डुअलिटी हुई तो मैम वो आपके व्यक्तित्व में आना शुरू होता है। आप झूठ बोलेंगे, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा। बहुत सारे हीलर मुझे सुन रहे होंगे, उनके ऑरा में ऐसी बात आती है कि लोग उन पे बिलीव नहीं करते। मैं कितने ही हीलर्स को जानता हूं, वो क्लेम करते हैं कि वो व्हाइट लाइट है, वो क्लेम करते हैं व्हाइट एनर्जी चार्जर है, व्हाइट सोल हैं, और चेहरे पर ऐसी कोई व्हाइटनेस है ही नहीं। ऑरा में, आंखों में, चेहरे पर घमंड दिख रहा है, चेहरे पर पूरी बदसूरती आ रही है, थिम्स पड़ रहे हैं, मार्क पड़ रहे हैं। मैं लगातार बोलता हूँ बेटा एक बार फेस को देख लो। स्माइल करते हैं तो आंखों का और चेहरे का कोई तालमेल नहीं बैठता। बड़े बड़े गुरुओं को जानते हैं आप और मैंने कई बार डिस्कशन भी किया इस बारे में। मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कशन करता हूं इस बारे में कि गुरु सिलेक्ट करने से पहले एक बार उसकी आंख और उसका चेहरा दोनों में तालमेल देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गुरु किस लायक है। जैसे साधक होते हैं मैम, गुरु शिष्य को चुनता है, नो डाउट, शिष्य भी गुरु को चुन सकता है, और चुनाव इसी स्तर पे होना चाहिए। पहला स्टेप तो शिष्य को ही लेना पड़ता है। यस मैम, क्योंकि दुनिया में गुरु तो बहुत सारे हैं। गुरु ढूंढते हुए नहीं आएंगे आपको। आजकल मैम दुनिया में गुरु घंटाल ज्यादा है एक्चुअली, तो गुरु और गुरु घंटाल के अंदर डिफरेंशिएशन आना चाहिए इंसान को। तो आप चेहरे में और आंखों में आप तालमेल देखिए। अगर चेहरा और आंखें इन सिंक हैं, आपस में कोई तालमेल है, तो ही बढ़िया है। अदरवाइज क्या होगा, इंसान नौटंकी कर रहा है। और मैम क्या होता है जब नौटंकी बहुत आपे से बाहर चली जाती है, आपको कोई दबाए, सप्रेस करे, लगातार आपको किसी बात से सप्रेशन करे, आप वो पर्सनालिटी दिखाना चाहते हो बट दिखा नहीं पा रहे, तो वहां पर एक स्प्लिट क्रिएट होता है। जब ब्रेन का एक थ्रेशोल्ड टूट जाता है, उसके बाद वो पर्सनालिटी स्प्लिट पर्सनालिटी चली जाती है। और वो थ्रेशोल्ड सबका अलग अलग रहता है, किसी का बहुत जल्दी टूट जाता है, किसी का पूरी लाइफ टाइम में भी। पर मैम ये मैं देखता हूं कि नशा करने से भी वो थ्रेशोल्ड आजकल काफी वेरिएबल होता है। अब अगर आप अल्कोहल को लेते हैं, आप कोई ड्रग इंड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में, आप टोबैको लेते हैं, आप अगर कोई और कोई चीज, कोई केमिकल श्रिंक कर रहे हैं ऑलरेडी, ये सब चीजें आपकी ऑरा को वैसे ही श्रिंक कर देते हैं। आहार से बहुत होता है चेंज। मैंने कितने शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे मेरे पास में, कैंसर के पेशेंट थे, सिर्फ उनको डाइट दी पर्टिकुलर, और डाइटरी इम्पैक्ट पड़ा। आपकी बॉडी में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ रही हो, आपको दिख रहा हो कि मैं जल्दी नेगेटिव से इन्फ्लुएंस होता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि कई लोग बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन होल्ड करते हैं। कई लोगों को क्या होता है कि बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन होल्ड नहीं कर पाते। अब क्या होता है कि अगर आप लंबे टाइम तक मोटिवेशन होल्ड नहीं कर पाते तो आपके अंदर एक ज़ील, लाइफ जीने की एनर्जी नहीं होती। आपको बार बार अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। कई लोग उस मोटिवेशन को प्राप्त करने के लिए नशों में उतर जाते हैं कि नशे से मोटिवेशन मिल जाएगा। नशा मोटिवेशन नहीं है, वो चीप थ्रिल है, वो चीप किक है। अब मैम क्या होता है कि शिज़ोफ्रेनिया उन लोगों को ज्यादा पकड़ सकता है कि जो मोटिवेशन जल्दी लैक करते हो। स्प्लिट तब आ सकता है जब आप बहुत जल्दी अपने आप में नेगेटिव फील करते हो। और नेगेटिव पॉजिटिव मैम इंसान की एक तो अपब्रिंगिंग में होता है, एक उसके अपने रूटीन और कॉन्फिडेंस से आता है। एजुकेशन जिनकी लो है, जिनकी लाइफ में अचीवमेंट लो है, मेंटली तो हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में अचीवर बने। रात को सब चाहते हैं सोने से पहले कि मैंने जिंदगी जी ली और जीत ली। अब सोते वक्त अगर आपने जिंदगी ना तो जी ना तो जीती, तो दिमाग तो कुछ ना कुछ करेगा हेर फेर, और वहां पर आपके अंदर स्प्लिट आता है। जब बार बार अपने आप को हर रात सोने से पहले, हर दिन उठने से पहले आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने आप को, आपका ब्रेन सेटिस्फाइड नहीं है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, अंदर आवाज आ रही है कि तू झूठा है। ये प्रॉब्लम जेनेटिकली भी तो हो सकती है मैम, ये कुछ भी हो सकता है। ये जेनेटिकली वैसे तो कम होती है। कॉन्फिडेंस एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो आप इम्बाइब कर सकते हो। ये जीन्स में ट्रांसफर कम होता है, ये अपनी बिहेवियर से ज्यादा आता है, क्योंकि अपना सेल्फ भी इसमें काउंट करता है। बट अगर आप कमजोर होने की प्रवृत्ति रखते हो, देखिए क्या होता है, कई लोगों को वीक रहने में ज्यादा सेफ फील होता है कि मेरा ध्यान कोई और रखे। विक्टिम बनने में, विक्टिम कार्ड प्ले करने में बड़ा आसान फील होता है कि व्हेन आई प्ले विक्टिम आई एम सेफ। जब मैं कमजोर रहूंगा तो लोग मेरी सहायता करने आएंगे। अब सिंपैथी गेनिंग फैक्टर जो होता है, कार्ड प्ले करते हैं, आपने सुना होगा कार्ड प्ले करना कहते हैं। कई लोग सिंपैथी कार्ड प्ले करते हैं, कई लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, कई लोग विमेन कार्ड प्ले करते हैं। आपने ये वर्ड सुने होंगे। इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को नीचे कर देते हैं जीतने के लिए, क्योंकि आप पर कोई प्रहार नहीं करेगा, आपको कोई एनालाइज नहीं करेगा, आपको कोई रीड आउट नहीं करेगा। अब इसमें क्या होता है, आपकी दो पर्सनालिटी क्रिएट होती आ रही है लगातार। एक पर्सनालिटी जो कि रियल वर्ल्ड में काम कर रही है, एक पर्सनालिटी जो अंदर कह रही है कि हाँ मैं जीत गई, मैं सेफ हो गई, मैं हो गई। इसमें से स्प्लिट क्रिएट होता है। तो आपके अंदर इतने स्प्लिट हो सकते हैं क्योंकि आपको जीतना है। आपका ब्रेन लगातार एक विक्टर रहना चाहता है।
बचपन से आपको फीड मिला कि आपको जीतना ही होगा, राइट। हारने वाले की दुनिया नहीं होती। पहली बात तो अगर हम बच्चों को सिखा दें कि हार और जीत लाइफ के दो पर्सपेक्टिव हैं। मैम मेरे नाना की ना एक बात थी, मुझे याद आती है। मुझसे एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा हार क्या होती है, नहीं क्या कहते हैं, हार क्या है। मैं कहा नाना जब हम ना जीत पाए तो हार है। कहते बेटा जब हम जीत के आते हैं जो गले में पड़ता है उसे हार कहते हैं। उन्होंने हार का नरेशन ही चेंज कर दिया मेरा उस दिन से। एनएलपी उन्होंने मेरी उस हार का वर्ड का एक जो बॉन्ड था, जो एंकरिंग थी, वो चेंज कर दी, वो एंकर ही हटा दिया। तो आज मैं अगर हारता भी हूं तो मुझे गले का हार नजर आ रहा है, जीत रहा हूं तो मुझे हार नजर आ रहा है, हार रहा हूं तो हार नजर आ रहा है। उन्होंने सिखाया मुझे लाइफ में कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। ये मेरे फादर ने भी सिखाया कि बेटा या तो हम लर्न कर रहे होते हैं या हम विक्टर कर रहे होते हैं। तो अगर आप विक्टोरियस हो तो भी आपका प्लस है, और अगर आप विक्टोरियस नहीं हुए तो आप सीख के आ गए। ये आपकी मेंटल प्रोजेक्शन है कि आप हार गए। जो लोग अपनी ईगो को प्रेफरेंस देते हैं, जिनको लाइफ में अपनी ईगो बहुत प्यारी होती है मैम, उनको हार बहुत जल्दी फील होती है। मुझे किसी ने अपमानित कर लिया, मेरा मान ही इतना ऊंचा कर दिया मैंने, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये भी तो एक फैक्टर है, ये दिमाग की अप्रोच है ना, कि जो मुझे ईश्वर ने पैदा किया तो मैं अपमानित कैसे हो गया। तो मैं ईश्वर ने पैदा किया, मुझे ईश्वर ने पैदा किया, हम दोनों ईश्वर के बच्चे हैं, तो मान कैसा अपमान कैसा। ये तो वाद विवाद है। आपने एक आर्गुमेंट जीत लिया, मैंने एक आर्गुमेंट हार लिया, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। बट हमें क्या होता है, हम जीतने की आदत हो जाती है कि हमें आर्गुमेंट भी जीतने, दिमाग में भी, शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में जीतने। और मैम जिसका मनसा वाचा कर्मणा जीत नहीं पाता ना, वो अपने अंदर भेद खड़े कर लेता है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज। ये सब मुझे एनर्जी इम्बैलेंसमेंट के सिम्टम्स लगते हैं, जिनके अंदर भी ईगो आती है, या फिर अपमानित फील करते हैं, या फिर इनसिक्योरिटी फील करते हैं। ये सब मुझे लगता है सारी, क्योंकि एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी, वी आर आल्सो मेड अबाउट ऑफ एनर्जी। आपके अंदर कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, फॉर एग्जांपल चक्रास, अगर वो इम्बैलेंस होता है तो ही आपके अंदर ये सारे भेदभाव आ सकते हैं कि मैं कैसे नहीं जीता, वो कैसे जीता। देखिए क्या होता है, वाइस वर्सा है, ये दोनों तरफ से चलता है। हाँ, ऊर्जा से चक्र बैलेंस होते हैं, चक्र बैलेंसिंग में ऊर्जा भी नियंत्रित हो सकती है। बिल्कुल। आप अगर पैदा हुए हो, आपकी माता का चक्र वीक था, तो फॉर श्योर आपका एक चक्र का इम्बैलेंस आपको मिल गया। पर आप अपनी साधना से उसे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये आपके ऊपर होता है। अब व्यक्ति ने ऑलरेडी उसको चक्र वीक मिले, उसने जिंदगी में नॉनवेज खाने का डिसाइड कर लिया, स्मोक करने का डिसाइड कर लिया, टोबैको च्यूइंग का डिसाइड कर लिया, और वीक करता चला गया। पहले ही आपकी ऊर्जा वीक थी। हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में सिखाते हैं अपने कर्म समझ लो। मान लो लग्न वीक है, लग्नेश वीक है, कोई प्लेनेट वीक है, तो ऐसी हरकतें मत करो। आपका गुरु वीक है तो अपनी स्टडी पर ज्यादा ध्यान दे लो। शनि आपका वीक है तो आप अपने कर्म पे ध्यान दे लो। लोग बजाय एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से समझने में, कर्म समझने में, रेमेडियल साइंस बना चुके हैं आजकल कि रेमेडीज बता दो सब ठीक हो जाएगा, 4-5 रेमेडी करा लेंगे, जिंदगी बढ़िया। और रेमेडी भी हम नहीं करेंगे, रेमेडी करके देंगे, करके दे दो। आप हमारे लिए कोई अनुष्ठान करा दो। मैंने कहा तो सांस भी मैं ही ले लेता हूं ना, तुम मर जाओ। तुम्हारा जीवन जीने का फायदा क्या है। मैम जो हमारे स्प्लिट्स होते हैं ना, हम सब में स्प्लिट है। हम दिन में 1000 बार पलटी मारते हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग भी पलटी मार लेता है। नॉर्मल लोगों का दिमाग इतनी पलटी नहीं मारता कि उनकी पर्सनैलिटी में भेद आ जाए। उनकी पर्सनैलिटी एक रहती है, क्योंकि हमें हमसे बहुत प्यार होता है। जो अपने को भी खोदे पलटी मारते बर्थ, उससे हम शिज़ोफ्रेनिया कह देते हैं या स्प्लिट कह देते हैं। तो ये स्प्लिटिंग जो है ना मैम, कई बार क्या होता है कि होता है हमारे कंट्रोल में, इनिशियली हमारे कंट्रोल में होता है, बट इवेंचुअली हम उसे इतना बिगाड़ देते हैं कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता है। हम अपने आप को इतना विभक्त कर देते हैं कि हम उस लेवल पे खड़े होते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। ये शुरुआत में हमारे हाथ में होता है। हर इंसान के हाथ में भटकना और बिगड़ना होता है। आप कहां तक जाना चाहते हो? लगाम आपके हाथ में है या बीमारी के हाथ में है? लगाम आपके हाथ में है, मेडिसिन के हाथ में? इसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और मेंटली स्ट्रांग होना ही नहीं है। इसी वजह से तो ये शिज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी, डिप्रेशन, बाइपोलर। एक बात और मैम, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको आपकी स्टेटमेंट को एडिट करूंगा। मेंटली स्ट्रांग होना नहीं, यहाँ स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि हम कभी कभी ना मेंटल वीक पड़ता है, बट वो स्पिरिचुअल काम आता है। जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होते, जो रिलीजियसली स्ट्रांग होते हैं, आजकल माँ बाप या कभी भी माँ बाप बच्चों को रिलीजियसनेस तो सिखा देते हैं, कहीं कोई गुरु पकड़ा दिया, कहीं कोई देवी देवता पकड़ा दिया, बट बच्चे के अंदर का आध्यात्म जो है, आध्यात्म अगर मेरे में है, मैं अकेला भी रहूंगा ना तो भी मैं आध्यात्म माय पॉइंट इज, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो क्या आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बना पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। कई मेंटली वीक
कुछ मैं एक यहाँ पर जी, चीज ऐड जी, करना जी, चाहूंगी, जी। क्योंकि मैंने खुद भी मेडिटेशन कराया है लोगों जी, को, जी। हीलिंग से रिलेटेड भी बातचीत लोगों से की जी, है। उनका जी। एक ही चीज कहना था कि मेंटली वो रेडी नहीं कर पाते अपने आप को ध्यान लगाने के लिए, कोई भी हीलिंग करने के लिए या सुबह उठने के लिए, बिकॉज वो खुद मेंटली वीक है। ओके, अध्यात्म किसे कहते हैं मैम? अध्यात्म की परिभाषा क्या है? अपने आत्म का अध्ययन। एक इंसान अगर अपनी सांसों से जुड़ने में प्रयास करे, सिर्फ सांसों पे ध्यान करे, आध्यात्म शुरू हो गया। वो भी नहीं कर पाते, वही प्रॉब्लम है। बात क्या है कि अपने तक आप बैठकर सिर्फ ध्यान करने तक भी नहीं उतर सकते। एक मेंटल बिगड़ा हुआ कंडीशन, कोई इंसान हो जो दिमागी तौर पे बिल्कुल विभत्स हो चुका हो, अगर किसी वक्त किसी के साथ में किसी मोरल बूस्टिंग सेंटर में कहीं भी जाकर सिर्फ अपनी सांसों पर काबू करना शुरू कर दे, या फिर सबके साथ हिरस में आकर, होड़ में आकर, कंपटीशन में आकर सिर्फ सांसों पर फोकस कर ले, आध्यात्म शुरू हो गया। पर बात क्या है मैम, रात को जागने में मजा आता है, देर देर तक फोन करने में मजा आता है, एक्चुअली सिगरेट स्मोकिंग में मजा आ रहा है, ड्रिंकिंग में मजा आ रहा है, रील्स देखने में मजा आ रहा है, लाइफ को एस्केप करने में मजा आ रहा है। पर जहां रियल में एड्रेस करना है वहां लग रही है हिम्मत, वो नहीं करना। इतनी हिम्मत कौन लाएगा? बात यह परिश्रम करना पड़ता है मैम। अगर कंडीशन गलत है तो शरीर सही कर देगा। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से इस बात को बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले मेरा किसी के हीलिंग सेशन के बाद में मेरा शुगर बहुत इंटेंस हो गया और मेरा फास्टिंग का शुगर 250 पहुंच गया। अलार्मिंग होता है। 3 दिन के अंदर मैंने अपनी प्रैक्टिस से, आप जानती हैं, 3 दिन के अंदर प्रैक्टिस से शुगर को 80 से भी नीचे कंट्रोल कर दिया और अभी भी शुगर कंट्रोल है मिठाई खाने के बाद भी। ऐसा नहीं कि हमारी कंडीशन खराब नहीं होती, ऐसा नहीं कि हम पर एनर्जी इंपैक्ट नहीं होते, बट हम उसे वॉश आउट करते हैं, उसे सही तरीके से रेगुलराइज करते हैं। पकाओ खाना कंट्रोल कर दिया मैंने, कच्चा खाना खाना शुरू कर दिया, उबला हुआ खाना खाना शुरू कर दिया, डिटॉक्स करा पूरी बॉडी को, लगकर डिटॉक्स करा। रात को एक टाइम फ्रेम बांध लिया। वैसे तो मुझे काम करते करते सोने का कोई समय नहीं है, उठने का समय फिक्स है मेरा। मुझे 3 बजे उठना पड़ता है, मेरा सोने का कोई परिभाषा नहीं है। कोई 1 घंटे सोता हूँ, कभी 2 घंटे सोता हूँ। मम डिसिप्लिन लाया और वापस उस चीज़ को रिलीज करा। मुझे पता है कि मेरी लाइफ क्यों कीमती है। कभी कभी ना हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ कीमती भी है और लोग ना हल्के में लेते हैं कि मर जाएंगे तो क्या होगा। ये ना बहुत चीप स्टाइल है। हम किसी और के लिए जीना चाहते हैं कि तुम मुझे वैलिडेशन दो तो मैं जीऊंगा, या मेरी लाइफ की वर्थ है। मेरी लाइफ की वर्थ इसीलिए है क्योंकि मैं वर्दी हूं, मेरे ईश्वर ने मुझे बनाया है और जब मेरा ईश्वर मुझे बुलाएगा ना मैं तभी जाऊंगा। उसके बीच में मैं अपने कर्म करूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग सबके अंदर ये नहीं होती मैम। और लाइफ को ना हम यूजलेस तरीके से वेस्ट कर रहे होते हैं। मैं बच्चों को देखता हूं बहुत बार सिगरेट स्मोक करते हैं, मैं पूछता हूं तुम कर क्या रहे हो? सिगरेट फूंकी, धुआं बाहर गया, कैंसर अंदर आया, मैं ऐसी चीज पीऊंगा? पूरी सिगरेट फूंक डाली, इतनी महंगी सिगरेट थी, मुझे अंदर क्या मिला? सिर्फ कैंसर और धुआं। इससे क्या मिला मैम? शिज़ोफ्रेनिया भी ना एक ऐसा ही टॉक्सिक मेंटेलिटी से क्रिएट होता है जब आप टॉक्सिन्स को अंदर भरते चले जाते हो। इंसान को समझना चाहिए, चाहे मेंटल टॉक्सिन हो, वर्बल टॉक्सिन हो, चाहे कोई बिहेवियरल टॉक्सिन हो, बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। राइट। जो इंसान अपनी बॉडी में जहर को भरता जाएगा, सही नहीं है। महादेव ने भी यहां रोक लिया था, हलाहल। इससे नीचे शक्ति ने उतरने नहीं दिया उनके हलाहल को भी, क्योंकि नहीं तो वो भी टॉक्सिक हो जाते, और अगर महादेव टॉक्सिक हो जाते तो संसार का नाश था, पूरा ब्रह्मांड टॉक्सिक था। टॉक्सिन्स किसी के लिए भी सही नहीं होते। और महादेव की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे महादेव के हम दोनों ही भक्त हैं और काफ़ी उनको ध्यान में अध्ययन करते हैं, उनको मनन करते हैं, मम वो भी ध्यान में जाकर अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। मैं इसी पॉइंट पे अभी आने वाली हूँ, पर इससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी, शिज़ोफ्रेनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे इसके इन डेप्थ लेयर्स हैं। एनीबडी हु इज़ एक्सपर्ट इन दिस शिज़ोफ्रेनिया एंड उसको अगर चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आके उसके बारे में बात करें, I will love to invite you on my channel and we can have a round of discussion. आप डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस पे ईमेल सेंड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं।
सो विल हैव अ राउंड ऑफ डिस्कशन। तो अब जहाँ तक बात शिजोफ्रेनिया की थी, स्प्लिट पर्सनालिटी की थी, आपने यहाँ पे बोला हिप्नोसिस एंड एनएलपी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ। मैम यहाँ पर हम हीलिंग भी करते हैं, हम कंबाइन थेरेपी यूज़ करते हैं। कंबाइंड थेरेपी तो किसी भी बीमारी में, जैसे कोई क्रूशियल बीमारी हो, कोई कंडीशन हो, उसके अंदर एक थेरेपी काम नहीं करती, उसमें हमें मल्टीपल थेरेपी यूज़ करनी पड़ती है। क्या होता है, हमें जड़ समझनी पड़ती है कि जड़ निकालनी ज़रूरी है। मान लीजिए हमने हीलिंग करी, कोई इंसान ठीक है हील हो गया, पर वो रिकरेंस हो जाती है। हमने कई बार देखा कि कैंसर के पेशेंट्स के अंदर हमने हीलिंग दी और कैंसर रिकरेंट हो गया, जैसे हीलिंग बंद हुई उसके बाद में, कई बार ऐसा होता है। तो हमें जड़ पे हमने काम नहीं करा, अभी भी हम हीलिंग से काफी हद तक अंदर पहुंच गए, बट जड़ बची हुई थी। करेक्ट। और मैम रिकरेंस होता है। करेक्ट। लोगों को समझना पड़ता है, अगर वो सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी डिसीज, कोई भी डिसऑर्डर वापस आ सकता है। हमारे साथ में रहकर आपने डाइट अच्छी कर ली, हीलिंग अच्छी कर ली, मेडिटेशन अच्छा कर लिया, हम हटे तो वापस वही रूटीन कर लिया, फायदा क्या हुआ? तो इसलिए हम रिकरेंस के लिए ना हो, इसलिए हम कंबाइन थेरेपी यूज करते हैं। हीलिंग के साथ साथ आपका अपना कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल मैम। कर्मा में आपका रूटीन भी आता है। मैम मैं लोगों से कई बार कहता हूँ कि हमने 1 घंटे हीलिंग करी, 1 घंटे आपको मेडिटेशन कराया, 22 घंटे तो आपके हैं, 24 में से 22 घंटे तो आपने अपने साथ एंजॉय करना है। अब आपका 22 घंटे का रूटीन ही सही नहीं है, हमारी 2 घंटे की हीलिंग या मेडिटेशन क्या बिगाड़ लेगा उसमें? मान लीजिए एक घाव है कहीं पे किसी के हाथ में, मैंने उसे हील करा, उसे बंद कर दिया, उसने फिर से उसके ऊपर टेप हटाई, खुजली करनी शुरू कर दी, तो घाव तो कभी भर ही नहीं सकता। कभी नहीं भर सकता। घाव भरने के लिए उसे अपने हाथ को कंट्रोल करना है कि मुझे यहाँ तक नहीं जाना। अपने खुद के कर्म को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अपने खुद कंट्रोल नहीं होगा तो इंसान को कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं कर सकती। मैम कितने लोग हमें कमेंट करते हैं, आप हमारी हीलिंग कर दीजिए, आप तो हीलिंग के पैसे ले रहे हो। मैं कहा मुझे कोई शौक नहीं पैसे लेने का, पैसे देते हो दो, नहीं देते हो मत दो, हीलिंग लेते हो लो, नहीं तो मत लो, फ्री की डिस्टेंस हीलिंग है, आ जाओ मजे ले लो। मैम लोग अपने लिए कर्म नहीं करना चाहते, कहते हैं हमसे तो हो ही नहीं रहा, तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं होगा, फिर डॉक्टर के चक्कर में भागोगे, खाम का साइड इफेक्ट लोगे, मेडिसिन खाते रहो, जिंदगी भर मरीज बने रहोगे। और मैम आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ब्रेन के जितनी मेडिकेशन होती हैं जिंदगी भर चलती हैं, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलती हैं। और हमारे पास कितने ही क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका हमने मेडिकेशन स्टॉप कराया, हाँ जीरो हुआ है, जीरो हुआ है, एब्सोल्यूट जीरो। शिज़ोफ्रेनिया था, शिज़ोफ्रेनिया के साथ में उसे के जैसे हम ऊपरी चक्कर कह देते हैं, वो भी उसे अटैक्स होते थे, एनर्जी अटैक्स होते थे, बॉडी मार्क होते थे। बॉडी, मेरे पास कितनी फोटोग्राफ अवेलेबल है कि बॉडी के ऊपर पूरे उंगलियों के मार्क आते थे, सुबह से उठ के मारा हो किसी ने रात को, ऐसे मार्क आते थे। अब साइकिक अटैक कहते हैं उसे। अब मैम शिज़ोफ्रेनिया प्लस साइकिक अटैक कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है मैम। ये जीरो तक ठीक हुआ कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्स, और उसमें हमसे ज्यादा उस इंसान का रोल है। हमने तो हीलिंग की, बट उस इंसान ने अपना कर्म काफी किया और उसने बहुत एक्शन करे अपने लिए। आई नो मेनी पीपल जो स्टेज 3 कैंसर उनको रहा है, बट अपनी खुद की हीलिंग कर करके उन्होंने खुद को हील किया है। हमारे पास स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स आए हैं, और आज आप बिलीव करें, डॉक्टर ने कहा था 1 हफ्ते भी नहीं बचेंगे। एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे, उनको कीमोथेरेपी चल रही थी, रेडियोथेरेपी चल रही थी, रेडिएशन थेरेपी हो रही थी, कितने ही केसेस हैं। और मैम कई लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, कहते हैं हम फाइनेंशियली वीक हैं, हम ना तो रेडिएशन थेरेपी ले सकते, ना हम कीमोथेरेपी ले सकते, क्या आप फ्री डिस्टेंस हीलिंग से कैंसर रिलीज कर देंगे? हमने कहा आप अपना नाम डालिए और भोलेनाथ पे बिलीव कीजिए। मैम 7-8 साल हो गए, हर सैटरडे को उनका नाम आता है, कुछ नहीं हुआ है, भोलेनाथ का इतनी कृपा है मैम। मैम देखिए क्या है कि जिसने जीवन दिया है ना, वो जीवन दान भी दे सकता है। करेक्ट है। और किसी की मृत्यु कोई फैक्टर नहीं जो ले आए, मुझे लगता है महादेव के हाथ में सब कुछ होता है। Correct. और इंसान जब अपने कर्म करना शुरू करता है ना, तब महादेव उसे सपोर्ट करते हैं। आप अपने सिद्धार्थ भारद्वाज फाउंडेशन हीलिंग के बारे में बताना चाहेंगे? जी मैम, हमारे पास में हम हीलिंग करते हैं, पर्सनल हीलिंग भी करते हैं, और जो लोग पर्सनल हीलिंग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए फ्री डिस्टेंस हीलिंग है। सैटरडे को हम सबकी फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, जैसे भी बीमारी है, कोई भी इंसान हो, फाइनेंशियल हो, आपके शरीर में कोई व्याधा हो, रिलेशनशिप्स की हीलिंग हो, आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई किसी प्रकार की पढ़ाई में दिक्कत है, आप हीलिंग करा सकते हैं। और संडे को मैम स्पेशल कैंसर हीलिंग होती है, वो केवल कैंसर पेशेंट्स के लिए मेरे पास में। कैंसर पेशेंट्स हैं, एड्स के पेशेंट्स हैं, ब्रेन के पेशेंट्स हैं, जिनको कह देते हैं कि आपकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, इनके लिए हमारे पास पर्टिकुलरली संडे को हीलिंग होती है। तो आप अगर हीलिंग के इफेक्ट देखना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं हीलिंग कैसे वर्क करती है, आइए देखिए। पर एक बात मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को भी हील करना शुरू कर दें, इस हीलिंग के साथ साथ आपके बॉडी में जबरदस्त करामाती इफेक्ट आएंगे।
हमारे कितने ही क्लाइंट्स ने, कितने ही पेशेंट्स ने अपने आप को हील करना सीखा। और एक बात मैं बताऊंगा, आप हीलिंग ले रहे हैं, इससे ठीक नहीं होंगे, आपको अपने जीवन के लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना होगा। कई बार लोग सिर्फ हीलिंग लेते हैं, कई बार लोग डाइटरी चेंज भी करते हैं, हीलिंग के साथ लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज करते हैं। मैंने कई बार हीलिंग के लिए कैंसर पेशेंट्स को बताया कि आपको वॉक करना होगा, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना होगा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। उन्होंने बॉडी को कच्ची चीजें देनी शुरू करी जिनमें एनर्जी बहुत हाई होती है। अपनी टेरेस फार्मिंग शुरू करी, टेरेस फार्मिंग में सब्जियां उगाई, अपनी खुद की उगाई हुई सब्जी को खुद कंज्यूम करना शुरू करा। मैम पेस्टिसाइड्स वाली चीजें हटा दी, केमिकल्स वाली चीजें हटा दी। एल्कालाइन वाटर की मशीनें कहते हैं आजकल के, एल्कालाइन वाटर की मशीनें लगा लो और ये कर लो वो कर लो। एक नींबू डलवाया मैंने, एक मिर्ची डलवाई, आंवला डलवाया, धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती और एक अदरक का टुकड़ा पानी के अंदर। 6 घंटे इस पानी को रख दो, अगले दिन पी लो। और 1 लीटर से ऊपर मत पियो, तो 2 लीटर से ऊपर मत पियो। अल्कलाइन हो जाएगा, एल्कलाइन वाटर बन जाएगा। और इससे इतना इफेक्ट आता है, इसके ऊपर हीलिंग और कर लो। और जब हीलिंग कर रहे हो तो पानी को बोलो आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैम हमने कितने ही केस सॉल्व करे हैं जो इस पानी को पीकर बहुत बेहतर रहे हैं। वेरी नाइस। लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर में बहुत खर्चा होता है। किसी भी चीज में अगर आप ये एक्सपेंस नहीं कर सकते, अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। हमारा फ्री का हीलिंग है, आप करके देखिए। कितने ज्यादा लोगों ने हमें बेनिफिट के बाद में अपने रिमार्क्स दिए हैं। आप मेरे फेसबुक पे जाइए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहां पर मैंने उनके रिमार्क्स के सेगमेंट डाले हुए हैं। पढ़ के देखिए कि हीलिंग किस किस चीज में इफेक्ट करती है। मुझे यहाँ पर सावित्री की जो कहानी है वो याद आ रही है। वो जिस तरह से भक्ति रस में डूबी हुई थी, भक्ति के थ्रू ही जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे भी वही चक्र एक्टिवेट होते हैं, हम भी उतने ही कनेक्शन बनाते हैं गॉड से, जैसे कि सावित्री ने अपने ईश्वर से बनाया था। तो जब सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेकर आ सकती है तो ये कैंसर जैसी बीमारी क्या चीज़ है। बट आपको अपना कर्म तो करना पड़ेगा। मैम अभी विमेंस डे गया है तो मैं ये बात कहता हूँ कि अगर औरत डिटरमाइंड हो जाए, पता नहीं क्या कर सकती है। दैट इज़ फॉर श्योर, आई एम रियली कन्विंस्ड अबाउट दिस स्टेटमेंट। बट मैम एक बात है कि इंसान कोई भी हो, औरत हो या आदमी हो, डिटर्मिनेशन का तो कोई तोड़ नहीं है। डिटर्मिनेशन ही और मैम लोग डिटरमाइंड ही नहीं होते, डिटरमाइंड नहीं होते, रिस्क लेने से दैट्स व्हाई आई से कि मेंटली वीक रहते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मेडिसिन ने मना कर दिया तो कोई जिंदगी का ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर भगवान नहीं है, नहीं, भगवान कहीं और है। भगवान ने अपना जीवन बनाया और आपका शरीर में भगवान है, कण कण में भगवान है। आप अपने सिस्टम पे बिलीव ना करके एक मेडिसिन में बिलीव कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी है। और जो आपको कह रहा है कि इसको नहीं खाया तो मर जाओगे, आप आज तक नहीं मरे। कैंसर होने से पहले क्यों नहीं मौत हो गई? मैम हमारा शरीर बहुत डायनेमिक है, हम बॉडी को समझते नहीं हैं। आप व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर पूछते हैं कि सर हमें चीनी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, आटा खाना चाहिए नहीं चाहिए, फैट खाएं ना खाएं, अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आप कोई भी चीज़ ज़्यादा क्यों खा रहे हैं? अगर जैसे मेरा काम है, मुझे बहुत घंटे बैठना पड़ता है, तो मैं ज़्यादा तली हुई चीज़ें क्यों खाऊंगा? मैं ज़्यादा शुगर क्यों लूँगा? ज़्यादा मसाले क्यों लूँगा? बॉडी वेट बढ़ेगा फॉर श्योर। हम ऑलरेडी परेशान होते हैं इस चीज़ से कि मूवमेंट लेस होता है, कई बार हमारी लाइफस्टाइल बहुत बार परेशान होती है, तो हम कच्ची चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिटॉक्स करते हैं कि चलो पका हुआ नहीं खाएंगे, सेमी कुक खाएंगे या फिर बॉइल्ड खाएंगे। इससे हमारे लिवर पर, हमारी किडनी पर, पेनक्रियाज पर लोड कम पड़ता है। डिटॉक्स ऐसे ही करते हो, कैंसर हो या कोई भी चीज़ डिटॉक्स करने पे कम हो सकती है आराम से। तो जहाँ बात एनर्जी की है वहाँ बात महादेव की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि हम अपने एपिसोड में शिव शक्ति के बारे में बात करेंगे और आपके थ्रू हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, अभी अभी महाशिवरात्रि गई है कुछ दिन पहले, तो क्या है, क्या ये महाशिवरात्रि किस उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट करते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न दैट वी सेलिब्रेट महाशिवरात्रि? इज दिस टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ शिवा एंड सती और शिवा एंड पार्वती? ओके, शिव को हम ऐसी ऊर्जा कहते हैं जो अंधेरे में भी हमें रोशनी दे और हर अंधेरे से हमें बाहर निकाले। ओके, डीपेस्ट डार्केस्ट से जो बाहर निकाले उसे ही शिव कहते हैं। ओके, एक कंसेप्ट होती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, राइट, मृत्योर्मा अमृतमय। ये जो मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाए, तमस से प्रकाश की तरफ ले जाए, वही शिव है। हर महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है,
कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी जो आती है उस पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है हर महीने। इसे हम कह देते हैं महाशिवरात्रि, बट एक्चुअली शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि है वो भी कुछ दिन पहले गई है, ये फाल्गुन माह में आती है। करेक्ट। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है वो अंधकारमय ऐसा पीरियड होता है जब आपको ध्यान करना चाहिए। ओके। हमने उसे शिवरात्र कहकर एक्चुअली उसका ध्यान से संबंध जोड़ा। ये वाली जो महाशिवरात्रि होती है इसके तो कई एपिसोड्स काउंट होते हैं, कई मायने बनाए जाते हैं। जब जब शिव चैतन्य हुए, जब जब शिव एक नए ऊर्जा में लिप्त हुए, जब जब शिव ध्यान से बाहर आए, जब जब शिव ध्यान में गए, तब तब जोड़ा गया है इसे महाशिवरात्रि से। क्या बात है। एक ऐसा बाल्य रूप आता है शिव का जहां पर शिव को एक हम बच्चे के रूप में देखते हैं, तो उनका जन्म कहते हैं महाशिवरात्रि पे हुआ था। उस बच्चे का बाल रूप में शिव को ये पूजा होती है। महाशिवरात्रि पर मां सती के साथ भी इनका विवाह हुआ था, ऐसा कहते हैं। मां पार्वती के साथ भी इनका विवाह महाशिवरात्रि पे ही हुआ था, ऐसा कहते हैं। जो समुद्र मंथन में इन्होंने कालकूट विष पिया था वो भी कहते हैं महाशिवरात्रि में पिया था, ये कहानी आती है। शिव के साथ में कई सारे एपिसोड्स ऐसे जोड़े जाते हैं जहां पर इनके जागरण पे, इनके विवाह पर, इनकी ऊर्जा के पुनरुत्थान पर महाशिवरात्रि कही गई है। तो बात यह कि शिव ने जब नव जीवन में प्रवेश किया हो, नव चेतना में प्रवेश किया हो, कोई बहुत बड़ा कर्म करा हो, कर्मकांड करा हो, दुनिया में आविर्भाव हुआ हो, तब महाशिवरात्रि। तो इसका मतलब है कि जितनी भी चेंजेस शिव जी के आए हैं जी, वो सब एक ही मुहूर्त पे, एक ही तिथि में आए हैं। बताया गया है कि ऐसा हुआ था। अब देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शिव जी स्वयंभू हैं, राइट, अजन्मे हैं, राइट। इनके साथ में ऐसे इवेंट रहे हो सकते हैं, क्योंकि आज इनको कहना बहुत मुश्किल है, बट जितनी भी चीजें समझ में आई हैं उनके हिसाब से बोला गया है। हम इतने सारे परिपेक्ष हैं जिनके अंदर हम शिव को प्रदर्शित करते हैं। महाशिवरात्रि को इतने सारी चीजों के साथ जोड़ा गया है, पर उनकी टोटलिटी ये निकलती है शिव का जागरण जैसे हुआ ऐसे हमें भी जागना चाहिए। अब इसे पूरी रात जागने से जोड़ दिया है अभी रिसेंटली, कि जैसे महाशिवरात्रि है तो इस रात को सोना नहीं चाहिए। ये और एक नई, इसका मेंशन तो महाशिव पुराण में भी है। ऐसा कहते हैं कि देखिए क्या है, जागरण पूरी रात का हो या जागरण अंदर का हो, आप मनसा वाचा कर्मणा किस लेवल पे जाग रहे हैं, या तीनों लेवल पे जाग रहे हैं, यह परिभाषित होता है। यह नहीं है कि पूरी रात जागकर ही आप शिव की प्राप्ति कर लेते हो। इस रात को ध्यान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इस रात को अपनी क्लेंजिंग, प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कराता है। अब जैसे होली के पास होलाष्टक के दिन आते हैं, तो आपने इस बात को सुना होगा, हमने पहले भी एक वीडियो में शूट करा है हमने इस बात के, कि होली में होलाष्टक के दौरान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। और होली के जहां हम होली खेलते हैं, रंगों वाली होली खेलते हैं, उस दिन जो कामदेव थे उन्हें ऊर्जा रूप में पुनर्जागृत किया था, पुनर्प्रतिष्ठित किया था। तो जो 8 दिन होते हैं होलाष्टक के, इसमें पूरे संसार का जो एक इमोशन है, एक लव है, एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, वो थोड़ी डिप चली जाती है। तो होलाष्टक में कामदेव जी ने जो बाण छोड़ा था, फिर वो तपस्या से बाहर आए थे, और उसके बाद अब शिवरात्रि आ रही है। देखिए, शिवरात्रि तो पहले जा चुकी है, वो पहले जाती है, उसके बाद में आता है। मैम क्या है, इवेंट आगे पीछे हुए हैं, किसी को पता नहीं इनकी लाइन क्या थी, टाइम लाइन क्या थी। तो ये इवेंट आगे पीछे के इवेंट है, इन्हें हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसके बाद ये इवेंट हुआ था। इसमें बीच में युग का फर्क है, कई युग का। ऐसे कहते हैं कि शिव सती के बाद 4 कल्पों तक ध्यान में रहे। राइट। तो अब कितने युग बीते इसमें, कितने मनवंतर बीते, कितने ब्रह्म युग बीते, कितने एक इंसान के युग बीते, हमें नहीं पता। मनुष्य युग कितने बीते इसमें, ऐसा कहा गया है। हमारे पास कुछ स्टोरीज मिलती हैं, कई शिव पुराण से मिलती हैं, कई भगवती पुराण से मिलती हैं, कई विष्णु पुराण से मिलती हैं। तो बहुत सारे हमने पुराणों के आधार पर जो सुना वो हमने प्रस्तुत किया। बट महाशिवरात्रि को जागरण से जोड़ दिया गया।
हर स्टोरी के अंदर नवरात्रि में भी जागरण के लिए हम कहते हैं। नवरात्र डिटॉक्स के लिए ज्यादा होता है कि आपको अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। 9 दिन तक अगर कोई इंसान अपने आप को शुद्धिकरण कर ले, और ये 9 दिन का शुद्धिकरण नवरात्र का कूटू के आटे से नहीं होता, आलू की पकौड़ियों से नहीं होता। ये जो आपके समा के चावल खाते हैं, आलू की पकौड़ियाँ खत्म कर रहे होते हैं संसार से, उनसे नहीं होता। ये चिप्स वगैरह, मतलब कुछ लोग तो व्रत रखते हैं आलू के चिप्स और एग्जैक्टली कि कूटू की पकौड़ी मिलेगी, टिक्कियां खाने को मिलेंगी। व्रत का मतलब होता है संयम, नियम, संयम, जिसमें कि आप अपना रेपिटेटिव रेगुलेटेड पैटर्न चेंज करें। जो आप लगातार कर रहे हैं उससे हटकर अपने आप को डिटॉक्स करें। और इसीलिए हम साल में 2 बार नवरात्र मनाए जाते हैं, गुप्त नवरात्र के अलावा। आपके जितने नवरात्र के सीक्वेंसिंग होते हैं ना, वो आपको डिटॉक्स करते हैं। महादेव का समय जितना भी होता है, चाहे शिवरात्रि की बात करें, महाशिवरात्रि की बात करें, वो भी आपका इनर डिटॉक्स के लिए होता है। माता है शक्ति, शक्ति आती है कि आपके शरीर को, बाह्य रूप को डिटॉक्स करने के लिए। शिव आते हैं अंदर से धोने के लिए। शिव और शक्ति दोनों धुलाई करते हैं। शक्ति बाहर से आपको दुनिया के अंदर भी एक्सपेंशन देती है। ऐसा कहा जाता है शक्ति की हॉरिजॉन्टल एनर्जी होती है। जो दुनिया में आप फैलाव लेते हैं, प्रसार लेते हैं, वो शक्ति कारण से लेते हैं। शिव आपको अंदर से चेतना के स्तर पर जागृत करते हैं। तो शिव का वर्टिकल एक्सपेंशन है, शक्ति का हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है। तो दुनिया में समृद्धि, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल। शक्ति जो है आपको फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कॉन्करेंस देती है। आप ज्यादा पावरफुल होते हैं, आपका ईगो बढ़ता है, आपके संसार में रुतबा बढ़ता है, आपका बाहर देखने पर आपके अंदर समृद्धि आती है। शिव आपको अंदर से मजबूत करते हैं, आपको जागरण देते हैं। तो बाहर से आप चाहे जैसे मर्जी लग रहे हो, अंदर से आप बहुत बैलेंस हो जाते हैं। ये दोनों जरूरी है। हाँ, फिजिकल और शिव और शक्ति दोनों, शिव और शक्ति दोनों जरूरी है, क्योंकि बैलेंस जरूरी है। दोनों चाहिए। जो अंदर से मजबूत नहीं हुआ वो बाहर से मजबूत नहीं हो सकता, और जो बाहर ही वीक रह गया वो अंदर तक की यात्रा में पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर आपका पेट ही भूखा है, आपका शरीर ही भूखा है, तो आप शिव की तरफ क्यों ही जाएंगे? कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें आध्यात्म की तरफ जाना है, बट उनका मन भूखा है। हमारे पास कितने हीलर्स आते हैं, उनका पहले प्रायोरिटी हीलिंग करते ये होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं। अगर आप हीलिंग फील्ड के अंदर आ रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की मिसिंग है। आपका पर्सपेक्टिव ही केवल ये वाला है कि अपने पैसे कमाने हैं। ये फील्ड खाली पैसे कमाने का नहीं है, ये फील्ड आपको पैसे देगा। इस फील्ड में पैसे मिलेंगे, और मिलने भी चाहिए एक साधक को, तभी उसके मन को संतुष्टि मिलती है। तन को संतुष्टि मिलेगी, मन को संतुष्टि मिलेगी, तब ऊर्जा को संतुष्टि मिलेगी। पर आपका पर्सपेक्टिव, खाली आपका दृष्टिकोण पैसे की तरफ नहीं होना चाहिए। मैम, आज मैं लोगों को देखता हूं, एक एक शब्द कहीं से उठाकर, कहीं से लेकर अपना अपना पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं, तन भरने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में देखता हूं, एस्ट्रोलॉजी में देखता हूं, कुछ चीजें हमने समझी, हमने अपने कंटेंट में डाली। मैं बच्चों को देखता हूं, एक एक टॉपिक उठा के ले गए कंटेंट में से, और आज उस पर पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें करते घूम रहे हैं, और लोग उस कोर्स को लेते भी हैं। ये कर्मा खराब करने वाली बात होती है। पहले आप रिसर्च करें, गहरे उतरें, गहन ध्यान करें। मैम, एक होता है पढ़ाई कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे एंट्रेंस में सिलेक्शन चाहिए, एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, इसके लिए पढ़ना। और एक होता है मुझे अपने आप को पढ़ाना है क्योंकि शिक्षित होना मेरा परम धर्म है। इन दोनों में फर्क होता है कि इंसान को यदि विद्या की भूख इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो अनंत तमस है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, तो विद्या का अध्ययन अच्छा है। पर ऐसा टाइम आएगा एक टाइम पे, और ये कलयुग आएगा, इसके बारे में तो जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने पहले ही सब बातों को बताया। ऐसा दिन आने वाला है, लोग धर्म के लिए नहीं जिएंगे, वो अधर्म करेंगे। मैम देखिए क्या है, युग परिवर्तन होता है, प्री डिसाइडेड है ये तो। युग परिवर्तन होता है। कमजोरों के ऊपर जो युग का इम्पैक्ट है, जो युग का सारा सिद्धांत है, वो उस पर लगता है इसकी मनस चेतना परिपूर्ण नहीं है। कमजोरों के ऊपर या अज्ञानी के ऊपर? मैम देखिए, कमजोर हम अज्ञानी को ही कमजोर कहते हैं। कमजोर शरीर से कोई नहीं होता, ज्ञान से कमजोर होता है इंसान। शरीर तो ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है। ज्ञानी और अज्ञानी का हम बात यहाँ भेद कर रहे हैं। कलयुग का इम्पैक्ट, सतयुग का इम्पैक्ट, द्वापर युग का इम्पैक्ट उस पर कभी नहीं आया, जो कि अंदर से मजबूत था, आध्यात्मिक रूप से मजबूत था। अज्ञानी कौन है? जिसका अध्यात्म वीक है। अगर आपका अध्यात्म स्ट्रॉन्ग है, ज्ञानवान है, तो कलयुग का इम्पैक्ट उन लोगों पे आएगा जिनके साथ अध्यात्म नहीं है। और अगर अध्यात्म इंसान जुड़ा रहा, युग कब बीत जाएगा उसे खुद नहीं पता लगेगा। अपने ईश्वर की साधना करते करते, आप जिस भी ऊर्जा में बिलीव करें, कर्म करते जाएं अपने। आपको क्या लगता है, कलयुग में भगवान का मिलना ज़्यादा आसान है या फिर इससे पहले जो युग थे?
मैम क्या है कि जैसे सतयुग में तो कहते थे भगवान का और इंसान का जो इंटरेक्शन था काफी क्लोज था, अब दूरी बढ़ती जा रही है। कलयुग में भगवान का मिलना ज्यादा मुश्किल है, दूरी बहुत बढ़ गई है, अप्रोचेबल नहीं है, क्योंकि अब या अपने कर्म ही ऐसे हो गए कि उन्होंने खुद ही भगवान को दृष्टिकोण भी ऐसा ही है। कलयुग में इंसान और भगवान का डिस्टेंसिंग बहुत हो गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मेंटल डिस्टेंसिंग। अब भगवान पर भी शक होता है, कौन सा भगवान ठीक है, किस भगवान की आराधना करें। अब गुरु भी आ गए, पहले केवल भगवान होते थे, गुरु नहीं होते थे। इंसान डायरेक्टली भगवान के से इंटरेक्ट करता था। जहाँ तक मुझे पता है राम जी के भी गुरु थे, तो गुरु के थ्रू ही वो कनेक्शन, एक ईश्वरीय शक्ति के साथ आप सीधा तालमेल जोड़ सकते थे। अब ईश्वरीय से तालमेल तो कोई समझ में नहीं आता किसी के। अब क्या बीच में मार्केट में एजेंट्स बहुत सारे आ गए। गुरु जो था वो ईश्वरीय शक्ति ही था तब, और उसके अंदर भी परब्रह्म की शक्ति थी। आजकल गुरु तो घंटाल के तौर पे काम आ रहे हैं। गुरु के अंदर बस अपना ये है कि जितना जितना बढ़िया जिसका प्रेजेंटेशन उसे गुरु समझ लेते हैं, जितनी बढ़िया बातचीत उसे गुरु समझ लेते हैं, जितना बढ़िया माल बेचे, जितने सा कंटेंट दे दे उसे गुरु कर देते हैं। प्रश्न के उत्तर दे ना दे, उसकी ऊर्जा में ताकत हो ना हो, कोई ईश्वर शक्ति हो ना हो, बस दिखने में और 2-3 बातों में अच्छा होना चाहिए। मैम गुरु कम वकील ज्यादा अच्छे पसंद आ रहे हैं आजकल। कंटेंट बेस्ड मार्केट चल रही है मैम आजकल कि किसके कंटेंट में कितना दम है। हम ये यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे आजकल सब आपको पता है कैसे कैसे बैठे हैं। बात का उत्तर में नहीं देते, प्रश्न का उत्तर से नहीं देते, प्रश्न पूछने वाले को बरगला देते हैं, प्रश्न का ही विवेचना शुरू कर देते हैं, और लोग उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। मैं नाम ले सकता नहीं तो मैं कई लोग ऐसे गुरु जानता हूं। नहीं सर नाम मत लीजिए, बट जो समझने वाले वो समझ गए होंगे कि कौन किन की बात हो रही है। ओशो को कॉपी कर करके कितनों ने अपने घर चला लिए। ओशो ने प्रश्न के कई उत्तर दिए, आप भी जानती मैं भी जानता हूं। कितने ही लोग आवरण में भी, बातों में भी, विचार में भी उनको 2 कॉपी करते हैं, बस कुछ एडिटिंग करके प्रेजेंटेशन कर दी।